अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसकी एक प्रोविजन के तहत कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो हैं पाकिस्तान में राइज कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि ज़ाहिर है कि जिनका रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने जो इनके अखराजात हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, इन्हें सिंगल हेड वो 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट जो है वो कैश में या चेक की सूरत में नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो पाबंद होंगे कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को अपनाएं। इसके रिप्रिकॉशंस हैं। इसमें सबसे पहले मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप चेक्स को खत्म करते हैं तो पाकिस्तान में जो क्रेडिट के ऊपर कारोबार होता है उसको जमानत ही एक कानूनी जमानत जो है वो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं। पोस्ट डेटेड चेक्स को आप खत्म नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त ट्रेड बॉडीज हैं या पाकिस्तान में जितनी आप समझ लें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची, लाहौर, इसके अलावा हमारे मुल्क की मुख्तलिफ टैक्स बार एसोसिएशंस जो है उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनका यही कहना है कि ये एक नया सिस्टम जो है ये किस तरीके से लेकर आएंगे कि जिसमें अपफ्रंट पेमेंट होगी और एक लिक्विडिटी का बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बहरहाल एफबीआर जो है मुसलसल पहले इसमें 40 दिन की एक्सटेंशन दी, फिर 30 दिन की दी और कल जो है दोबारा अगले 30 दिन की यानी टिल 31 दिसंबर 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। आज भी इसी सिलसिले के ऊपर हम बात करेंगे। जनाब शब्बीर हुसैन चावला साहब साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा फैसलाबाद का जो रीजन है जो बिजनेस हब माना जाता है, बड़ी सनती कारोबारी वहां पर सरगर्मियां रहती हैं, ये बताइए कि वहां पे जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट आपके टैक्स पेयर्स हैं, अंदाजन वो कितने होंगे, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां जनरेट होती है और पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कितना करता है फैसलाबाद? शब्बीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और अगर टेक्सटाइल के हवाले से कहा जाए तो लीडिंग टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फैसलाबाद से होती हैं। फैसलाबाद तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में अपना हिस्सा डालता है और यहाँ पर लोकल जो हमारी जरूरियात हैं उसके लिए जो कपड़ा पैदा होता है वो भी फैसलाबाद में प्रोड्यूस होता है। इस तरह से फैसलाबाद की बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन जो है वो एक दिन में होती है यहाँ पर। ठीक। और तो फैसलाबाद में जितने भी वहां पे कंपनीज काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि सब जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, एसएमईज में उनमें होती होंगी। इसके अलावा आपके बहुत से जो सेगमेंट्स हैं वो अनरजिस्टर्ड भी होंगे कि नहीं? जी, बहुत सारे सेक्टर्स अनरजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर बड़ी कंपनियों के साथ साथ मेजर जो स्टेक होल्डर हैं वो एसएमई सेक्टर है और जितने भी आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, कमर्शियल एक्सपोर्टर्स, वो सब लोग जो हैं वो मोस्टली 50% से ज्यादा वो एसएमईज में फॉल करते हैं और वो सारे बिजनेस को जो है वो ये चेक्स के जरिए और क्रेडिट के ऊपर वही काम करते हैं। ठीक है, वो हम पहले तो जरा इसके ऊपर आ जाते हैं कि कितनी जरूरत है। आप समझते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना चाहिए, जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आए मुल्क की मईशत में, और जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको अपनाएं और ताकि एक सप्लाई चेन हमारी मुकम्मल हो टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन। कितना जरूरी है? सर देखिए, डॉक्यूमेंटेशन से कोई इनकारी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में आना बहुत जरूरी है और इसमें हर बंदे को आना भी चाहिए और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उसका तरीकेकार जो है उस पे इख्तलाफ है कि क्या ये तरीकाकार होना चाहिए कि जबरदस्ती लोगों को जिस चीज का पता नहीं है वो करके और पिनलाइज करके उनको इस तरफ लेके आए या उनको इंसेंटिवाइज करके लेके आए। देखिए, करने के दो तरीके हैं और अगर ये लोग इंसेंटिवाइज करके ये लेके आएंगे तो चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी। जैसे पीओएस के ऊपर इन्होंने इंसेंटिवाइज किया कि सेल टैक्स 10% करके लोगों को एक इंसेंटिव दिया कि आप पीओएस सिस्टम को इंटीग्रेट करें, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटीग्रेशन करवाई है और बहुत सारे पीओएस जो हमारी रिटेल आउटलेट्स हैं वो अब इंटीग्रेटेड हैं। तो इंसेंटिवाइज करके लोगों को, बिजनेस को आपको लेके आना है, यानी तरगीब दी जाए। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मईशत की दस्तावेजी के लिए तरगीब दी जाए, उनके लिए कुछ इतनी अट्रैक्शन इंसेंटिवाइज किया जाए कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आए। नंबर 1। नंबर 2, ये डिजिटाइजेशन जो है, डिजिटाइजेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट
کانسیپٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے. ڈاکومنٹیشن آپ نے کرنی ہے, آپ دوسری اس میں کریں. اچھا, اب اگر آ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ تو آلریڈی کمپنیز آپ کی پہلے ہی جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں, جو کہ مچ ویل ریگولیٹڈ, ویل ٹیکس کمپلائنٹ, ویل ٹرانسپیرنٹ, ان کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ سارا مسئلہ تو ان والے انڈاکومنٹڈ سیکٹرز کا تھا جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو کر رہی ہے. وہاں پہ تو ایک بار آ رہا ہے پھر آپ کی کمپنیز پہ, اور اگر ایسا کنٹینیو کیا یا اس کے اوپر فورسفلی کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان میں جو ہمارا کارپوریٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. دیکھیں, پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ان کو ضرورت کیا پیش آئی کہ جو چیک ہے وہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اور اس کی ٹرانزیکشن بھی بینک میں سارے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں. اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں آپ نے, تو آپ انسینٹو کے تھرو کریں. جیسے کووڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے اوپر آپ کو ویور دے دیا تھا کہ فی ویورز تھے, اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا. لیکن اس کی ریزن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہمیں تو اس مقصد کا ہی نہیں پتا کہ پہلے تو ہم سے یہ ڈسکس کریں کہ اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے, تو ہم گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس کو آپ بجائے اس طرح کرنے سے آپ یہ دوسرے طریقے سے اس کو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو 90% کاروبار ہے وہ کریڈٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور کریڈٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کراس چیک ہوتا ہے. میں کسی کو مال سپلائی کرتا ہوں تو میں اس سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیتا ہوں. اگر وہ مجھے پوسٹ ڈیٹڈ چیک نہیں لے گا تو پھر میں اس کو مال کس طرح سے دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ہی کیش اکانومی جو ہے وہ ہماری بہت بڑی ہے, تو اب وہ کیش اکانومی کو ہم اور بڑھانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے کر کے. یعنی ہوگا کہ لوگ نکلیں گے پھر اس میں سے اور کیش اکانومی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی. اچھا, وہ یہ چاہ رہے ہیں, جو اب تک ہم سمجھے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ایک کمپنی, ایک رجسٹرڈ کمپنی اگر ڈیجیٹل پیمنٹ کرتی ہے تو اس کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے ایف بی آر کو پتا ہوگا کہ جناب ایکس وائی زی نے اے بی سی کو جو پیمنٹ کی ہے تو وہ اے بی سی کا جو اکاؤنٹ ہے, جو آپ کا وینڈر ہے, جو ایک لسٹڈ کمپنی کا جو وینڈر ہے, وہ اس کا اکاؤنٹ ایف بی آر چیک کرے گا کہ وہ اس کے پاس ہے یا نہیں. ایف بی آر یہ ٹریل دیکھنا چاہ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ پھر اگین فائنینشیل انکلوژن کی طرف چلے جائیں اور جو آپ کا انڈاکومنٹڈ نان کمپنیز جو سیکٹر ہے اس کو آپ لے کر آئیں معیشت کی دستاویزی کی طرف, آپ الٹی چال چلنا چاہ رہے ہیں جو کہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیک, ایک کمپنی کا چیک دوسری کمپنی میں اگر وہ ڈپازٹ ہوتا ہے تو وہ ٹریل تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے سسٹم کو ہم بہتر کر لیں. ہم مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے جو 2 سال پہلے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کے ساتھ ہمارے فیصلہ آباد چیمبر میں تشریف لائے, ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ جو کلیئرنگ ہے اس کو آپ کامن کر دیں. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بینک میں اگر آپ چیک ڈپازٹ کرتے ہیں اور وہ دوسری سٹی کا ہے تو اٹ ریکوائرز 3 days کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اگلے 6 مہینوں میں ایسے کر دیں گے کہ جیسے آن لائن ایک بینک کا آن لائن چیک کیش ہو جاتا ہے, اسی طرح سارے بینک آن لائن ہو جائیں گے اور آپ کا چیک آپ کلیئرنگ میں لگائیں گے تو وہ ریئل ٹائم میں اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرح کی چیزوں میں جانا چاہیے جس سے ہم اس کو ٹریک کر سکیں کہ ایک میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے چیک اور وہ اگر کیش ہو کے آتا ہے تو ٹریل تو سامنے آ گئی کہ یہ کس کے اکاؤنٹ سے آیا اور کس کے اکاؤنٹ میں آیا. تو اس میں اب ڈیجیٹلائز کرنے میں بھی تو ایسے ہی ہوگا. مجھے اس کا ڈفرنس سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور فار آل پریکٹیکل پرپز آپ کا جو چیک ہے جب وہ کلیئرنس کے لیے جاتا ہے نفٹ کے تھرو تو وہ بھی ایک ڈیجیٹل پروسیس ہی مانا جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو مین لوگوں کو نہیں پتا, جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ڈیجیٹل ورڈ کا مطلب کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جناب آپ اپنے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف کمپنیز میں جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو بزنس اون کرتے ہیں وہ چیکس لکھتے ہیں. ایسی صورت میں آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ سائننگ اتھارٹی جو ہے وہ ان کا سی ایف او یا کوئی بھی اور ایک شخص ہو جائے گا. یہ بھی کچھ پرابلمز اس طرح کے بھی ایشوز آئیں گے سامنے. بالکل آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی جو بینکس, آپ کچھ بڑے بینکوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, جو چھوٹے بینک ہیں آیا وہ ریڈی ہیں, آیا ان کے پاس یہ سولوشن ہے کہ وہ میں ان کے پاس آن لائن ان سے پورٹل لے کے اور اس کے اوپر اپنی ڈیجیٹل پیمنٹس ریسیو کر سکوں یا میں اپنی ڈپازٹ کر سکوں یا لوگوں کو پیمنٹ کر سکوں.
अभी तो छोटे बैंक तो इस काबिल है ही नहीं है, तो ये कैसे आप इस चीज को लागू कर सकते अब देखें मसाइल कितने सारे आ रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा आप कि आपको कितने अरसे बाद ये पता चला कि ये एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन और पहले 30 फिर 40 फिर 30, ये इश्यू जो है लोगों को पता भी है कि हो क्या रहा है? हमारे कितने ऐसे लोग हैं हमारे कारोबार करने वाले जिनको पता है कि एफबीआर क्या करने जा रहा है अवेयरनेस के हवाले से? देखें, अभी तो लोग बहुत अवेयर रहते हैं, जो आपस में मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पे हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें तो ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो आम जो एसएमई सेक्टर है उसको तो अभी पता भी नहीं है कि ये कोई ऐसा सहीफा नाज़िल हो चुका है जिसके ऊपर हमें अमल करना है, और ना किया तो उसके नहीं, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए है। अगर एसएमईज इस वक्त नहीं है उनमें, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसको कोई मसला नहीं, वो सिर्फ चेक के थ्रू ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी एक लिस्टेड कंपनी अपने वेंडर से डील करेगी तो वेंडर जो है उसको भी तो उस डिजिटल अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि क्रॉस द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हर कोई अपना बैंक अकाउंट खोल के बैठे और वो बुक्स में हो। सर वो बात तो यही है ना कि अभी उसको तो पता ही नहीं है, जो वेंडर है उसको तो पता ही नहीं है कि अब मुझे पेमेंट जो है उसके अगेंस्ट मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मुझे कोई चेक नहीं मिलेगा, और इसमें पेमेंट कब मुझे आएगी मुझे ये भी नहीं पता। अब जब हम किसी को कोई सप्लाई करते हैं, किसी का कोई वेंडर है उसको कोई चीज सप्लाई करता है तो उसमें वो पेमेंट डेज तय होते हैं और उस पेमेंट डेज के मुताबिक वो उसको पोस्ट डेटेड चेक बना के देते हैं। हाँ। और अगर हम उसको ओपन छोड़ देंगे तो उसके पास तो कोई तरीकाकार ही नहीं होगा, जब उसका दिल करेगा वो पेमेंट करेगा, जब उसका दिल करेगा वो नहीं पेमेंट करेगा, तो उसके पास क्या चीज रह जाएगी उसको हैंडल करने के लिए। और जब आपके पास चेक होता है किसी का, पोस्ट डेटेड चेक होता है और वो चेक ऑनर नहीं कर पाए तो आपके एक तो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस वेरिएशन होती है, डिपेंड करता है, ताल्लुकात के ऊपर सारा काम चलता है। फिर अगर किसी ने आपको 1 लाख देने, वो पार्शियल पेमेंट अगर आपको करे 25,000 या 50,000, तो ये पेमेंट वो कर रहा है और एक चेक उसके पास आपका ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये एक कंफर्ट लेवल होता है। डिजिटल पेमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड को कह रहे हैं कि वो लिमिटेड कंपनी या वो उसमें आते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तो बहुत सारे एसएमईज भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है। और इतना कदगन अगर आप करेंगे, सही है, मैं एग्री करता हूं कि इतना कदगन अगर आप करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, तो लोग कंपनीज बनाना नहीं छोड़ देंगे। यार कौन इस झंझट में पड़े, इसमें आपके नॉन कंपनीज के अंदर रहें और एंजॉय करते रहें, जरूरत क्या है इतना बखेड़ा करने की। सब आप यकीन करें कि बिजनेसमैन जो हैं वो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ, लिमिटेशन की तरफ जब वो कहते हैं कि ये झूठ हो जाए कि हम लिमिटेशन की तरफ जाएं, किसी को कोई लोन लेने की मजबूरी हो तो वो इस तरफ जाता है, अदरवाइज कोई बंदा इस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन, इतनी सारी, रोज एक नया टैक्स का जो है वो नोटिस जो है वो मौसूल हुआ होता है। कॉर्पोरेट के अंदर तो रोज आपको एक नया एक टैक्स जो नोटिस है वो आपको रोज सर्व होता है। मैंने अपनी कंपनी में भी देखा है, हमें हर महीने में 2 से 3 नोटिस तो लाजमी आते हैं, और उसमें कभी वो 45(4) का नोटिस है, कभी वो सेक्शन 72 का है, मतलब देयर लॉट ऑफ नोटिसेस। तो उससे बेहतर है कि लिमिटेशन की तरफ ना जाए बंदा, फिर मतलब यही होगा फिर जो पॉलिसीज हैं खाके में बंधन, जो पॉलिसीज इस वक्त लेकर चली जा रही हैं, उनका एंड रिजल्ट फिर यही होगा कि पाकिस्तान में डी कॉर्पोरेटाइजेशन हो, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वहां से लोग निकलें और आसानी की तरफ आए, इस झंझट से बचलें जो कि यकीनी तौर से किसी भी सूरत मुल्क की मुफाद में नहीं है। तो एफबीआर को आगे आना चाहिए, इनका फेड डिपार्टमेंट जो है वो आके बताए कि क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, और सबसे पहले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर हुसैन चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। अगले आने वाले प्रोग्राम में भी इसी पॉइंट को, इसी किस्से को, इसी केस को आगे लेकर चलते रहेंगे, तब तक कि कोई इसमें एक कंक्लूजन ना आए और एफबीआर वाले आके बताएं क्या कि हम कर क्या रहे हैं, पॉलिसी क्या है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।